हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। हम लोग आज डिस्कशन करने वाले NCERT 11 क्लास बायोलॉजी चैप्टर 5, जिसका नाम है पुष्पीय पादप की आकारिता। ठीक है। जो पुष्प का जो शरीर है, किस तरह से उसका आकार होता है, किस तरह से वह उसमें जड़ होता है, तना होता है ना। वह किस तरह से होता है ना, इसको हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, है ना। तो पहला क्वेश्चन है, मूल के रूपांतरण से आप क्या समझते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार के रूपांतरण पाया जाता है। ठीक है। मूल अथवा जड़ का सामान्य कार्य पौधे को स्थिर रखना एवं जल एवं खनिज पदार्थों को अवशोषण करना है। इसके अतिरिक्त जड़ें कुछ विशिष्ट कार्य को संपन्न करने के लिए रूपांतरित हो जाता है। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि बरगद में जो होता है क्या होता है ना। बरगद, इसकी शाखाएं से जड़ें निकलकर मिट्टी में धंस जाती है। इन्हें स्तंभ मूल कहते हैं। यह शाखाएं को सहायता प्रदान करने के अतिरिक्त जल एवं खनिज का अवशोषण भी करते हैं। यह क्या होते हैं, अपस्थानिक होते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सलजम। सलजम क्या होते हैं, तो सलजम यह पौधे के लवणोभिद होते हैं। इसकी कुछ जड़ें के अंतिम छोर खुट्टी की तरह मिट्टी से बाहर निकल जाते हैं। इस पर श्वसनरंध्र पाए जाते हैं। यह जड़ें श्वसन में सहायक अथवा इसके श्वसन मूल भी कहते हैं। जैसे क्या होता है, राइजोपस। बी हम लोग देखेंगे सलजम के बारे में। इसकी मूल जड़ भोजन के संचय के कारण फूलकर कुंभ रूप हो जाते हैं। इसे कुंभी रूप जड़ भी कहते हैं। आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कोई पर नोट डाउन कर लीजिए और इसको अच्छे से आप लोग याद कर लीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि बाह्य लक्षणों के आधार पर निम्नलिखित कथन को व्याख्या करें। पौधे के सभी भूमिगत भाग सदैव मूल नहीं होते हैं। एक फूल एक रूपांतरित परोह होते हैं, है ना। इसका आंसर देखेंगे। पौधे के सभी भूमिगत भाग सदैव मूल नहीं होते। उदाहरण के लिए आलू, अदरक इत्यादि तने के रूपांतरण है। यह भूमिगत तना है, इसे कंद भी कहते हैं तथा यह भोजन संचय का कार्य करता है। ये तना है, इसे पुष्ट अग्रवद भी कहते हैं, है ना। बोला जा रहा है कि तना, आलू क्या होता है, तने का रूपांतरण होता है। जो गोल होते हैं, चपटे होते हैं, वो क्या होता है, एक तरह का तना होता है। जैसे आलू हो गया, हाँ, शकरकंद हो गया, ये सब क्या है, तना का रूपांतरण। ये गोल होता है। और जड़ में क्या होता है, वो लंबा होता है। जैसे मूली हो गया, गाजर हो गया, सब क्या हो गया, ये जड़ का रूपांतरण है ना। तो पहला बताया कि पौधे के सभी भूमिगत सदैव मूल नहीं होते हैं। हम लोग दूसरा क्वेश्चन हम देखेंगे इसी में। और क्या होता है, तो इस पर आँख मिलती है जो वस्तुतः कक्षस्थ कलिका के सुरक्षित होती है। जड़ में कोई पुष्प अथवा पर्श पसंद नहीं होते हैं, अतः किसी प्रकार के अंकुरन के लिए भी कच्छाव कलिका नहीं होती है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि फूल एक रूपांतरित परोह है। फूल क्या एक रूपांतरित परोह है। पुष्प एक रूपांतरित परोह है। पुष्प का पुष्पासन अत्यंत संघनित अक्षीय होता है। इसमें सोलह संधियाँ अत्यंत आसपास होती हैं। पर्श स्पष्ट नहीं होते हैं। झुमक लता में बाह्यदल तथा बाह्यदल पुष्पासन के समीप रहते हैं, लेकिन पुष्कर एवं अंडज कुछ ऊपर रहते हैं, है ना। इसे पुमंग होता है। इसमें क्या होता है, पुमंगधर, पुमंग जयांग मध्य जयांगधार स्पर्श होता है। कभी कभी पुष्पासन की वृद्धि नहीं हो सकती। पुष्प के ऊपर से पत्तियाँ अक्षीय नहीं होता है। ये बोला जा रहा है कि जो पुष्प जो होता है एक रूपांतरित परोह है ना। ये जो होता है कि हमारा जो पेड़ पौधा है उसमें क्या अधिकांश में देखिएगा कि पुष्प पाया जाएगा, तो वो किसका रूपांतरित भाग होता है, तो एक रूपांतरित परोह का भाग होता है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे
कि पिछाकर संयुक्त पत्ती और हस्ताक्षर संयुक्त पत्ती के बीच क्या करना है, आपको अंतर लिखना है। यह आकृति पंख सदृश होती है। हस्ताक्षर में होता है कि यह पत्ती की आकृति हाथ के हथेली जैसी होती है। ठीक है। दूसरा क्या है, जो पर्णक होता है रेकिल एवं दोनों पर लगे रहते हैं। पर्णक पर्णवृत्त के छोर पर एक ही बिंदु पर लगे होते हैं। रेकिस की संरचना के आधार पर एक पिचकी, द्विपिचकी, त्रिपिचकी होती है। पर्णकों की संख्या के आधार पर एक पर्णित, द्विपर्णित, त्रिपर्णित, चतुष्पर्णित इत्यादि होते हैं। इसको अंतर देख लिख लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित प्रकार के पर्ण विन्यास उदाहरण सहित वर्णन करें। तो पर्ण विन्यास क्या होता है, तो तने या शाखा के पर्ण संधियों पर एक पत्ती एक विशिष्ट क्रम में लगी होती है, इसे क्या कहते हैं हम लोग, पर्ण विन्यास कहते हैं। पर्ण संधि पर पत्तियों की एक संख्या 2 या 2 से अधिक होती है। पर्ण विन्यास निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, है ना। देखते हैं पहला क्या है। पहला है एकांतर। पहला क्या है, एकांतर। जब एक पर्ण संधि एक कली पत्ती होती है तथा अगली पिछली पर्ण संधि पर लगी होती है, पत्ती से इसकी दिशा विपरीत होती है, जैसे गुलहर, सरसों इत्यादि। अभिमुख, जब एक पर्ण संधि पर 2 पत्तियां होती है तब दो प्रकार की स्थिति होती है। अपरारोपित, जब पत्तियां की दिशा प्रत्येक पर्ण संधि पर होते हैं, जैसे अमरूद। क्रोशित, जब 2 पत्तियां की दिशा प्रत्येक पर्ण संधि के पीछे तथा अगली पर्ण संधि के पीछे होती है। ठीक है। ये बताया जा रहा है कि जो पत्ता होता है किस तरह से विकास किया जाता है। तो एकांतर में 1 पत्ता होता है ना। अभिमुख में 2 पत्ता होता है। तब इसको एक बार लिख लीजिएगा अपने कॉपी पे आराम से और इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 5 मिनट क्वेश्चन। निम्नलिखित की परिभाषा दीजिए। पुष्प दल विन्यास बीजांडाय त्रिया समिति एक व्यय समिति ऊर्ध्ववर्ती परिजांगी पुष्प दलगण पुंकेसर। ठीक है। ये सब क्या करना है, आपको परिभाषित करना है। पहला क्या है, पुल दलन विन्यास। कलिका अथवा कलिका अवस्था में बाह्य दलों या दलों की परस्पर आपेश व्यवस्था को पुष्प दल विन्यास कहते हैं। यह कोलस्पर्शी कोरछाई होती है। बीजांडनाश, अंडाशय में जरायु पर बीजाणुओं की व्यवस्था को बीजांडनाश कहते हैं। बीजांडनाश सीमांत स्तंभीय विमुख मुख स्तंभीय आधार पर होते हैं। नेक्स्ट हम व्याख्या करने वाले त्रिज्या समिति। जब पुष्प को किसी भी मध्य लंब अक्ष से काटने पर 2 सममिति भागों में विभक्त किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, त्रिज्या समिति कहते हैं। चौथा है एक व्यय समिति। जब पुष्प केवल एक ही मध्य लंब अक्ष से 2 सम अर्ध भागों में विकसित किया जाता है, इसे एका समिति के नाम से हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय। जब पुष्प के अन्य भाग पर अंडाशय के नीचे से निकलती है तो पुष्प को अंडोजाय एवं अंडोष्टय के ऊर्ध्ववर्ती कहा जाता है। नेक्स्ट है परिजांगी पुष्प किसे कहते हैं, है ना। यदि पुष्प का पुष्पासन अंडाशय के समान ऊंचाई पर स्थित हो तो इस प्रकार के पुष्प को परिजांगी कहते हैं। इसमें अंडाशय अर्ध ऊर्ध्ववर्ती होते हैं। दललग्न पुष्प। जब फूल केसर दल से लगे होते हैं तो इन्हें दललग्न पुष्प कहते हैं। अब इस सबको लिख लीजिएगा कॉपी पे थोड़ा थोड़ा, ठीक है, और इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। असीमाक्षी और समीमाक्षी के बीच अंतर आपको लिखना है। मात्र अक्ष की वृद्धि समिति असमिति कहलाती है। मात्र अक्ष के शिखर पर पुष्प निर्माण में वृद्धि रुक जाती है। पुष्पों की संख्या सीमित होती है। पुष्पों की संख्या क्या होती है इसमें? असीमित होती है। पुष्प मात्र अक्ष पर अग्राभिसारी क्रम में लगे होते हैं। पुष्प मात्र अक्ष पर तलाभिसारी क्रम में लगे होते हैं। पुष्प परिधि से केंद्र की ओर होते हैं, खिलते हैं। पुष्प केंद्र से परिधि की ओर खिलते हैं। पुष्प क्या होते हैं? प्राय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। झखरा जर क्या होता है और अपस्थानिक जर क्या होता है? ठीक है, झखरा जर क्या होती है? एक बीजपत्री पौधे हैं। मूसला जर अल्पजीवी होती है। इसमें स्थान पर तने की संख्या से एक अनेक समान मोटे के जड़ निकलती है। इन्हें झखरा जड़ के नाम से जानते हैं, जैसे गेहूं, चना। मूलांकुर को छोड़कर पौधे के अन्य भागों में से निकलने वाली जड़ों को अपस्थानिक जड़ कहते हैं। अपस्थानिक जड़ें जल तथा खनिज पदार्थों के अवशोषण के अतिरिक्त कुछ विशिष्ट कार्य संपन्न करती है, जैसे बरगद की स्तंभ मूल, राइजोपस, शोषण मूल की परिपूर्ण इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बिंदु व्युत्पत्ति अंडाशय युक्तांडपी अंडाशय। व्युत्पत्ति अंडाशय, युक्तांड अंडाशय, इसमें क्या होता है? पुष्प दल फल होते हैं। इसमें क्या होता है? पूज दल फल होते हैं। इसमें एकल फल होते हैं। और क्या होते हैं? यदि बहुअंडपी जयांग के सभी अंडाशय पृथक पृथक होते हैं तो इसे वियुक्त छाती या पृथकाक्षी अंडाशय कहते हैं, जैसे शरीफा इत्यादि। आगे है, यदि बहुअंडापी जयांग के सभी अंडाशय परस्पर जुड़े रहते हैं, इसे क्या कहते हैं? युक्तांडपी अंडाशय के नाम से जानते हैं, जैसे खीरा, बैगन, नींबू इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि चने को बीज को फोटो बनाना तथा मक्के के बीज का फोटो बनाना है। ठीक है, तो आप इस तरह से बना दीजिएगा। एकदम आसान है, इसे सब करके बस हो गया। बना के उसका नाम आप लोग लिख दीजिएगा। ये क्या है? मक्के का है फोटो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यदि उचित उदाहरण सहित तने के रूपांतरण की व्याख्या करें। ठीक है, तने का मुख्य कार्य पत्तियों, पुष्प, कलियों, फलों के धारण करना, जल, खनिज तथा कार्बनिक भोज्य पदार्थों के संवहन करना, हरा होने पर भोजन निर्माण कार्य भी करना। तने में थोड़ी मात्रा में भोजन संचित रहता है। विशिष्ट कार्यों को संपन्न करने के तने रूपांतरित होते हैं। कभी कभी रूपांतरण के बाद तने में पहचान में भी कठिनाई होती है। समानतः तने में भोजन संचय कार्य जन बहुवर्षीयता प्राप्त करने हेतु आरोहण एवं सुरक्षा हेतु रूपांतरण होता है। ठीक है, इसका मतलब ये हो रहा है कि जो तना जो होता है रूपांतरित क्यों होता है ना? तना रूपांतरित इसलिए होता है कि क्योंकि पेड़ पौधे को खनिज, लवण इत्यादि की आवश्यकता होती है, उसके माध्यम से वो पेड़ पौधे को पहुंचाने का भी काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूमिगत रूपांतरण क्या होता है? रूपांतरण में पहला क्या है? भूमिगत रूपांतरण, जैसे प्रकंद। भूमि के अंदर भूमि के क्षैतिज तल के समानांतर बढ़ने वाले के तने भोजन संग्रह है। इसमें पर्णसंधि परस्पर देखे जा सकते हैं। अगर स्पष्ट कलिकाओं के द्वारा लंबाई बढ़ती है तथा शाखाएं कक्षवस्त कलिकाओं द्वारा कुछ कलिकाएं आवश्यकता पड़ती है कार्बनिक परोध निर्माण करते हैं, जैसे अदरक है ना। इसका बोलने का मतलब हो रहा है कि प्रकंद बोला है कि अदरक क्या है? एक तरह का प्रकंद का उदाहरण है। केला क्या है? तो प्रकंद का उदाहरण है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
घन कंद, इसके लक्षण परकंद की तरह होते हैं, किंतु ये ऊर्ध्वाधर रूप में बढ़ती रहती है। भूमिगत तने होते हैं। इस प्रकार के तने भी पर्णस्प संधियाँ तथा पर्ण पर्ण होते हैं। यह भोजन संग्रहित रखता है। कलिकाएं होती हैं कक्षावस्थ कलिकाएं विरोह बनती है। उदाहरण के लिए अरबी, वंडा इत्यादि। उसके बाद देखते हैं हम लोग तना कज, यह भूमिगत शाखाओं के अंतिम शीर्ष पर फूल जाने के कारण बनते हैं। इसका आकार अनियमित होता है। कंद पर पर्श्व संधियाँ होती है, जो अधिक मात्रा में भोजन संग्रह होने के कारण स्पष्ट नहीं होती है। आलू की तरह स्तंभ पर अनेक आँखें होती है। इसमें कलिकाएं तथा इसमें छल ढकने के लिए सल्क पत्र होते हैं। कलिकाएं वृद्धि एवं नए नवावधीय परों बनाती है। सल्ककंद, दूसरा क्या है? सल्ककंद। इस प्रकार के रूपांतर में तना छोटा होता है। इसके साधारणीय भाग में स्थानीय जड़ें निकलती हैं। इस पर तने अनुपस्थित होते हैं। उपस्थित अनेक सल्क पत्रों में भोजन संग्रहित हो जाते हैं। तने के अग्रस्थ सिले पर उपस्थित कलिकाएं अनुकूल परिस्थितियों में वायवीय परों निर्माण करते हैं, जैसे प्याज, लहसुन इत्यादि। ठीक है। अर्धव्यापीय रूपांतरण तना, है ना। ये सब क्या है? तने का रूपांतरण है। आप कुछ लिख लीजिए, एक दो को लिख लीजिएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फेवेसी तथा सोलंकी कुल के एक एक पौधे के उदाहरण के रूप में लीजिए तथा उसका अर्थ है तकनीकी विवरण प्रस्तुत कीजिए। अध्ययन के पश्चात इसमें पुष्प चित्र भी बनाइए। ठीक है। तो पहला कुल क्या है? फेवेसी या पेपिलियोन्टी कुल में मटर इस कुल का रूपांतरित उदाहरण है। ठीक है। फेवेसी कुल का एक पौधा का नाम क्या है? तो मटर। इसमें क्या होता है? आवास एवं स्वभवा, एक वर्षीय शाक एवं आरोही समुद्भिद पादप होते हैं। इसमें क्या होता है? मूल, जड़, इसमें क्या होता है? मूल, जड़, ग्रंथि, नाइट्रोजन स्थिर जीवाणु, राइजोबियम रहते हैं। स्तंभ में काशीय, वायवीय, दुर्लभ, आरोही, बेलनाकार स्तंभ, चिकना, इसमें क्या होता है? स्तंभ होता है। पत्ती इसे कैसा होता है? तो पत्ती कैसा होता है? इसका एकांतरण होता है। अनुपर्णीय पत्ती होता है। पुष्पक्रम कैसा होता है? एक कच्छप असमिति होता है। पुष्प कैसा होता है? सपत्री पूर्ण एकास्मिति होता है। बाह्यदल कैसा होता है? तो बाह्यदल होता है इसमें संयुक्त होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसमें कुल सोलंकी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। कुल सोलंकी का समान पौधा सोलंकी नाइग्रस है। एक जंगली शाखीय पौधा है, अतः आलू टमाटर के खेतों में उग जाता है। मूल इसमें क्या होता है? शाख में मूलाशय जड़ होता है। वायवीय शाखा में बेलाकान, चिकना, हरा होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि पुष्प क्या है? एक पारूपी एंजियोस्पर्म पुष्प के भागों को वर्णित कीजिए। जो क्वेश्चन VVI है उसको हम अच्छे से करवा दे रहे हैं ना। आप इसको थोड़ा थोड़ा लिख लीजिएगा। ठीक है। एंजियोस्पर्म में जनन हेतु बनने वाली संरचना वास्तव में रूपांतरित परों होते हैं। इसका पुष्पासन संघनित तना होते हैं, है ना। इसका जो पुष्प का कुछ भाग होता है, बाह्यदल पुंज, दल पुंज, पुमंग और जायांग। यह क्या होता है? इंपॉर्टेंट है, आप इसको अब
कोई पर नोट डाउन कीजिए। बाह्यदल पुंज के बारे में थोड़ा जानेंगे तो ये पुष्प क्या होता है, बाहरी सबसे बाहरी चक्र होता है, इसकी कहीं बाह्यदल कहते हैं। यह प्राय हरे होते हैं। सरसों के बाहल हरे पीले रंग के होते हैं। बाह्यदल अन्य पुष्पीय भागों की सुरक्षा करती है, भोजन का निर्माण करते हैं, रंगीन होने के परागण में सहायक होते हैं। चीर लग्न में बाह्यदल सक्रिय होते हैं। दल पुंज यह पुष्प का दूसरा चक्र इसका निर्माण रंगीन दलों से होता है। सरसों में 4 पीले रंग के दल होते हैं। इसके ऊपरी सीला चौड़ा तथा निचली सीला इस तरह से। दल पुंज के बारे में बताया जा रहा है ना। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग किसके बारे में, तो पुमंग के बारे में। पुमंग यह पुष्प का नवजनन अंग होता है ना। पुष्प का नवजनन अंग को क्या कहते हैं हम लोग, पुमंग। और जयांग किसे कहते हैं, पुष्प के मादा जनन अंग को क्या कहते हैं हम लोग, तो जयांग कहते हैं, है ना। पुमंग के बाद ये सबसे भिवियाई है, पुमंग और जयांग क्या होता है ना। तो इसका निर्माण पुंकेसरों से होता है। प्रत्येक पुंक 3 भाग में होता है। पहला क्या, पुडंटू परागकोश में परागकण तथा लघु बीजाणु होते हैं, जिसमें सरसों में 6 पुंकेसर होते हैं। यह 2 पर 4 के चक्रों में विभाजित होते हैं। वितरित चक्र में 4 लंबे पुतंतु पाए जाते हैं। ठीक है, अब इसको आप लिख लीजिएगा। उसके बाद जयांग के बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि जयांग क्या होता है। यह पुष्प का मादा जनन अंग है। इसका निर्माण अंडकों से होता है। प्रत्येक अंडक में 3 भाग होते हैं, अंडाशय, वर्तिका। सरसों में जयांग द्विअंडपी होते हैं। बताया जा रहा है कि जो पुष्प का नर जनन अंग है उसका 3 भाग होता है। कौन कौन होता है, अंडाशय, वर्तिका। और इसमें सरसों का एग्जाम्पल देख इसमें समझाया गया है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। पुष्प सूत्र लिखिए, है ना। ये किसका सूत्र है, पुष्प सूत्र है। अब इसको भी इसको आप लोग लिख लीजिएगा। आगे देखते हैं हम लोग। 12 नंबर क्वेश्चन, पत्तियों के विभिन्न रूपांतरित पौधे में कैसे सहायक होते हैं। पत्तियों के विभिन्न रूपांतरण पौधे की कैसे सहायता करती है। ठीक है, तो कैसे सहायता करती है हम लोग देखते हैं। प्रतान, संपूर्ण पत्तियां उसके विभिन्न भागों के लंबे कुंडली तने की तरह की रचना में बदल जाता है। प्रतान कहते हैं। प्रतान दुर्लभ पौधे को की आरोही में सहायक होते, जैसे जंगली मटर में संपूर्ण पत्ती प्रदान में बदले जाते हैं। मटर में अगले कुछ पर्णक प्रतान में रहते हैं। गिलोरी, चिली इत्यादि पुष्प प्रतान में होते हैं। ये भी नहीं है ना। इसको आप लोग नहीं भी लिखेगा कोई दिक्कत नहीं है। ये पहले इसमें क्या है, नागफनी पौधा के बारे में इसको आप देख लीजिए। इसका प्राथमिक पत्तियां क्या छोटी होती है, शीघ्र इसमें होती है। ठीक है, ये भी उतना नहीं है। बारबेरी के बारे में लिख लीजिएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पुष्पक्रम की परिभाषा दीजिए। पुष्पी पादों में विभिन्न प्रकार के पुष्पक्रमों के वर्णन कीजिए। पुष्पक्रम क्या होता है। पुष्पीय अक्ष पुष्पों के लगने के क्रम को पुष्पक्रम कहते हैं। अनेक पुष्पों में शाखाओं पर अनेक अकेले पुष्प लगे होते हैं, जिन्हें एकल पुष्प कहते हैं। एकल शीर्षस्थ एवं एकल कक्षस्थ होते हैं। पुष्पक्रम के 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं, असीमाक्षी पुष्प और समीमाक्षी पुष्प। ठीक है, असीमाक्षी पुष्प के बारे में देखते हैं कि यह जो क्या होता है, इसकी पुष्प अक्ष क्या होता है, लंबी निरंतर बढ़ती रहती है। ठीक है, और क्या होता है, नीचे के पुष्प लंबे तथा ऊपर के पुष्प छोटे होते हैं, है ना। असीमीय पुष्प में क्या होता है, इसमें जो पुष्प होता है पुष्पी अक्ष पर होते हैं या लगे होते हैं, जैसे मूली, सरसों इत्यादि। आगे हम लोग देखते हैं।
पुष्पासन परिस्थिति के अनुसार लगे पुष्पी भागों का वर्णन करें। ठीक है, पुष्पासन में क्या होता है, बाह्यदल, पुंकेसर, अंडप इत्यादि इस पर पाया जाता है। इसे कितने भागों में बांटा गया, तो 3 भागों में। अर्धोज्या, इसमें जयांग पुष्पासन पर सर्वोच्च स्थान पर स्थित होता है और अन्य अंग नीचे की ओर होते हैं। इस प्रकार के पुष्पों में अंडाशय उर्वरती होती है, जैसे सरसों, मटर। ये भी VI है ना, इसको याद कर लीजिएगा। आगे देखते हैं परिजाय। इसमें क्या होता है, परिजाय। इसमें पुष्पासन पर जायांग एवं अन्य पुष्पीय भाग लगभग समान ऊंचाई पर स्थित होते हैं। इसमें अंडाशय, आद्य, सर्वोदय इत्यादि होते हैं। ऊपरी जाय, इसको आप देख लीजिए, लिख लीजिए। इसका उदाहरण क्या होता है, अमरूद, अनार, लौकी। इसमें जो है पुष्पासन के किनारे वृद्धि करने के अंडाशय को घेर लेते हैं और अंडाशय में संलग्न होकर हो जाते हैं। अन्य पुष्पीय भाग में अंडाशय के ऊपर स्थिति होते हैं, जैसे अमरूद इत्यादि, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, है ना। ये बस इतना ही क्वेश्चन था। 15 क्वेश्चन इसमें है। चैप्टर नंबर 5 में 15 क्वेश्चन है ना। आप इसको थोड़ा थोड़ा वीडियो क्या कीजिए, एकदम शुरू से चला देते हैं एक बार, एकदम वीडियो का एकदम क्या कीजिए, एकदम धीरे धीरे कर लीजिए, है ना। और स्क्रीनशॉट वीडियो एकदम धीरे धीरे करके आप इसको अपने कोई पर लिख लीजिए, है ना। एक बार वीडियो को मैं धीरे धीरे चला देता हूँ, है ना। एक फ़ोटो बनाया गया है, आप इसको लिखना चाहते हैं तो आप लिख लीजिएगा, है ना। 3 फोटो है, अब बनाना चाहते हैं तो बना लीजिएगा। पहला क्वेश्चन देख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, बाह्य लक्षणों के आधार पर निम्नलिखित की पुष्टि करें, है ना। पहला इसमें है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसमें 3 पॉइंट है। दूसरा में है, इसे पॉइंट बना के नहीं लिखा गया है, इसमें आसानी से इसको लिख दिया गया है। इसका कुछ फ़ोटो है, इसको बनाना चाहते तो बना सकते हैं। इसका एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। तीसरा का है, जो अंतर लिखने के लिए है, आप इसको लिख लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेकर, चाहे आप वीडियो को धीरे धीरे करके, क्योंकि मैं वीडियो को थोड़ा सा फास्ट कर दिया हूँ, है ना। ज़्यादा इसमें कुछ लिखने के लिए भी नहीं है, जो लिखना चाहते हैं लिख लीजिएगा। चौथा देखिएगा, विभिन्न प्रकार के पर्ण विन्यासों को उदाहरण सहित वर्णन करें, है ना। एक अंतर है, अभिमुख पर्ण विन्यास है, चक्रीय पर्ण विन्यास है, सबको क्या किया गया है, व्याख्या किया गया है ना। 5वां में है, सभी 6 को दिया गया है। इसको क्या करना है, सभी का परिभाषा लिखना है। ये भी VI है। पहला है अ, ब, स, द, सभी के स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद यह का स्क्रीनशॉट लीजिए, है ना। वीडियो को धीरे धीरे किए हुए हैं, सबका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। छठा है, अंतर लिखने के लिए इसको भी स्क्रीनशॉट लीजिए। VI यही वाला है। झकरा स्थानीय जड़ के अंतर में लिखना है, इसको भी स्क्रीनशॉट लीजिए। इसको वीडियो को धीरे कीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको लिखिए। चना के बीज का फोटो बनाना है, चना के बीज का फोटो बनाया हुआ है। उसके बाद एक इसका है, तो मक्का का बीज का फोटो है ना। मक्का का बीज का फोटो बनाया हुआ है। 8वां क्वेश्चन है कि उचित उदाहरण से तन्य के रूपांतरण की व्याख्या करें, है ना। तो पहला भूमिगत रूपांतरण, भूमि में किस तरह से रूपांतरण होता है तना का, है ना। पहला प्रकंद, घन कंद, तना कंद, है ना, सलकंद, है ना। 4 तरह से इसमें भूमिगत तने का रूपांतरण होता है। पहला प्रकंद के बारे में लिखा गया है, इसको आप लिख लीजिए। दूसरा घन कंद के बारे में लिखा गया है। प्रकंद में क्या आता है, अदरक आता है। घन कंद में क्या आता है, तो बंडरा इत्यादि होता है। तना कंद के बारे में लिख लीजिए आप। तना में क्या है, आलू। सलकंद में क्या आता है, तो प्याज आता है। सलकंद में क्या आता है, प्याज। ठीक है। दूसरा क्या है, ऊर्ध्वाधीय रूपांतरण में क्या किस तरह से होता है, ऊपरी भूविस्तारीय ये 4 तरह के होता है। लिख लीजिए इसको भी आप आराम से, वीडियो को धीरे धीरे कर दिए हैं। वायवीय रूपांतरण भी 4 तरह से होते हैं। अब इतना इसको मत लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है ना। आप इसको थोड़ा थोड़ा लिख दीजिएगा।
वायवीय रूपांतरण पहला है पढ़ना स्तंभ स्तंभ रूपांतरण। ये भी नहीं क्वेश्चन है, फिर भी आप लिखना चाहते हो लिख लीजिए, वीडियो को धीरे धीरे कर देते हैं। हाँ, इसको लिख लीजिएगा, कुल फेवेसी के बारे में लिखिएगा, ठीक है। पुमंग भी है, इसको लिख लीजिए। जयांग भी है, इसको लिख लीजिए। पुष्प सोलंकी के बारे में लिख लीजिएगा। जिन भाइयों को वीडियो से लिखने में दिक्कत हो रहा है वो मैसेज कीजिए, है ना, उन्हें PDF प्रोवाइड करने का दे दिया जाएगा, ठीक है। इसी के साथ हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना, चैप्टर नंबर 6 पे। बहुत बड़ा ये इसमें जो क्वेश्चन पुष्पीय पादपों की आकारिता, जो इसमें बहुत सारा क्वेश्चन था, 15 क्वेश्चन था, है ना। अब हम लोग मिलेंगे चैप्टर नंबर 6 के डिस्कशन के ऊपर। इसी के